कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि खुद से पढ़ के सिलेक्शन नहीं हो सकता। मतलब ये एकदम मिथ है। राइट। ऑप्शनल या तो आपको बॉर्डर क्रॉस करा देगा या फिर बहुत नीचे ला के रख देगा। राइट। सोशलॉजी एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है। मेरा चूँकि इंटरेस्ट था सोसाइटी में, जज्बा था ना कि यार मैं आईने में देख के हमेशा ये कहूँगा ना कि मैंने मेहनत पूरी की थी, बाकी क्या होता। उस बात को जस्टिफाई करने के लिए ना मैं दिन में जितना मैक्सिमम आवर हो सकता था उतना मैक्सिमम पढ़ता था। मैंने जो देखा मुखर्जी नगर में ना, इससे मेरे मन में मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आपके द्वारा स्टूडेंटों के प्लेटफॉर्म से सारे व्यूअर्स तक पहुँचे। बुक्स का ढेर लगाने से थोड़ा बचिए। पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है। तो मैं कहना चाहूँगा ना कि न्यूज़पेपर को अपने प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाए रखिए पूरे दौरान। हर आदमी बार बार फेल हुआ है, मैं इस बात को एकदम एक्सेप्ट करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ ना, जब फेल होइएगा तो ये सोचिएगा ना, बस इतनी चीज़ का मोटिवेशन लीजिएगा ना कि क्यों आखिर स्टार्ट किया था आपने। मैंने चैप्टर 43 यूपीएससी के रिगार्डिंग है, चैप्टर 44 स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग है। मैंने ऐसे लक्ष्मीकांत से लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्लो चार्ट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में एक पेज में नोट कर लिया। ये रीज़न इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हर बच्चे को डाउट होता है। देखिए मैंने मार्क कर रखा है कि ईस्ट एशिया है, ये सेंट्रल एशिया है, वेस्ट एशिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया है। उसके बाद मैंने जो इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रेट्स और जो इंपॉर्टेंट होते हैं गल्फ, वो मैंने मार्क कर रखा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। सो अभी हमारे साथ हैं पिनाक पाणी द्विवेदी सर, जो कि 2020 का यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया था, 49 रैंक के साथ एसडीएम के पोस्ट पर सिलेक्ट हुए थे। सर इसके पहले सिंडिकेट बैंक में टेक्निकल ऑफिसर थे, उसमें जॉब का रिज़ाइन करने के बाद सर ने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की और यूपीपीसीएस में सिलेक्ट हुए। साथ ही सर इस बार जो यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं 2020 के, उसमें भी अपेयर हो रहे हैं। इसके अलावा सर ने एसएससी सीजीएल भी क्लियर कर रखा है और एसबीआई का एग्ज़ाम भी क्लियर कर रखा है। तो आज हम सर के साथ उनके संघर्ष की जर्नी जानेंगे। सर मैरिड भी हैं और सर ने जॉब के साथ एक गवर्नमेंट अच्छी पोजीशन होने के बाद भी उस जॉब को रिज़ाइन किया। तो काफ़ी एक चैलेंजिंग भरी जर्नी हो जाती है, क्योंकि आप एक जॉब छोड़ कर आ रहे हो, फिर कहीं ना कहीं ऐसी प्रिपरेशन में जा रहे हो जहाँ की बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो सर से आज हम सब इस बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए मेरे नोट्स ऐसे हैं, लक्ष्मीकांत से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने होते हैं जो हर एग्जाम्स में आते हैं। तो मैंने चैप्टर 43 यूपीएससी के रिगार्डिंग है, चैप्टर 44 स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग है। मैंने ऐसे लक्ष्मीकांत से लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्लो चार्ट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में एक पेज में नोट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि मेरे A4 साइज पेज में दो चैप्टर्स कवर हो गए हैं। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट कर लिया है। ऐसे ही आप देख सकते हैं चैप्टर 45 फाइनेंस कमीशन, चैप्टर 46 नेशनल NCSC एंड NCST नेशनल कमीशन फॉर SC and ST स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये सब सारे इन सब चैप्टर से हर बार क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो मुझे लगा कि मैं बार बार लक्ष्मीकांत से पढ़ने की अपेक्षा एक बार खुद के नोट्स बना लूँ और हाईलाइट कर लूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ताकि कि मुझे बार बार वो याद करने न पड़े वहाँ से, और मैं इससे रिविज़न कर सकता हूँ। कि ये मेरा एटलस है। एटलस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस राइटिंग के लिए। अब देखिए मैंने इन दो पेजेस पे अपने काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बना रखा है। जैसे मैं सबसे पहले तो मैंने खुद ही बॉर्डर मार्किंग कर रखी है, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, क्योंकि ये रीज़न इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हर बच्चे को डाउट होता है। देखिए मैंने मार्क कर रखा है कि ईस्ट एशिया है, ये सेंट्रल एशिया है, वेस्ट एशिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया है। उसके बाद मैंने जो इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रेट्स और जो इंपॉर्टेंट होते हैं गल्फ़, वो मैंने मार्क कर रखे हैं। जैसे देखिए आप यहाँ देख सकते हैं मैंने गल्फ़ ऑफ ओमान मार्क कर रखा है जो कि पर्शियन से है। फिर देखिए मैंने कैस्पियन सी से बॉर्डरिंग मार्क कर रखी है। मैंने ये तक लिख रखा है कि जो टर्की का दो पार्ट्स हैं वो अलग अलग किस नाम से जाने जाते हैं। फिर देखिए मैंने जिन रीजन्स में डाउट चल रहा है इस समय चाइना के साथ, वो सारे रीजन मार्क कर रखे हैं। फिर मैंने देखिए स्टेट ऑफ मलक्का मार्क कर रखा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बीजी रूट है। फिर मैंने ये मार्क रखा है कि एशियन को कैसे रिमेंबर करना होता है, कि वियतनाम की राजधानी सबसे ऊपर, ऐसा मैंने लिख रखा है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि बॉर्डर में ऊपर नीचे कौन है। इस सब से मैंने अपने एटलस को भी बना रखा है ताकि मैं एक बार में करीब 10 मिनट 15 मिनट देखूँ, मैं एटलस के ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार में मैकअप कर लूँ। सर सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम पिनाक पाणी द्विवेदी है जी। मैं मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग NIT सूरत से किया हुआ है। ओके, तो सर आप अपने एग्ज़ाम जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कौन सी एग्ज़ाम कब दी और उसका क्या रिजल्ट रहा, क्योंकि आपने एक जॉब सबसे पहले रिज़ाइन करी, उसके बाद आप सिविल सर्विसेज में आए हो। एक्चुअली मैं पहले से गवर्नमेंट जॉब में पोस्टेड था,
तो उसके बाद थोड़ा कंडीशन को देखते हुए मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विस में पोटेंशियल लगता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ अगर समाज की सेवा करने का मन में इंटेंशन है तो। मैंने 2019 में जॉब रिज़ाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने एसबीआई में सर्कल ऑफिसर का पोस्ट क्वालिफाई किया, एसएससी सीजीएल 2019 का पोस्ट क्वालिफाई किया, लोअर पीसीएस का प्री क्वालिफाई किया है, मेंस का भी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है। और जैसा आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस में रैंक 49 के साथ डिप्टी कलेक्टर में सिलेक्शन हुआ है और अभी दिल्ली आया हुआ हूँ यूपीएससी का इंटरव्यू अपेयर करने के लिए। जी तो ये अब मेरी जर्नी तो बहुत छोटी रही है, लेकिन मेरी मेहनत थोड़ा हाई किया, क्योंकि 19 से स्टार्ट करके प्रिपरेशन 21 तक में 2-3 जॉब जो भी पॉसिबल थे मैंने क्वालिफाई किया। तो मुझे लगता है कि इसमें मेरा हार्ड वर्क काफ़ी रहा। राइट सर। ओके, तो सर इसके बारे में बताइए, आप मैरिड भी हो सर और उसके बाद आपने जॉब रिज़ाइन करी, कहीं ना कहीं मोटिवेशन कहीं ना कहीं काम आया होगा, तो ये मोटिवेशन कहाँ से निकल कर आया? एक्चुअली क्या है ना कि मेरी मम्मी का सपना हमेशा था कि मेरा बेटा सिविल सर्विस में जाए। फादर मेरे किसान हैं तो उन्होंने इतना बड़ा सपना नहीं देखा था, लेकिन मेरी मम्मी का सपना था, टीवी में देखती थी, न्यूज़ में पढ़ती थी, तो वो कहती थी कि मेरा बेटा सिविल सर्विस में जाए। जब मैंने जॉब छोड़ने का फैसला लिया तो घर में बड़ा अजीब माहौल था। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक मैरिड व्यक्ति मिडिल क्लास फैमिली से गवर्नमेंट जॉब रिज़ाइन करके बोले कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूंगा, जो कि अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, तो मेरे लिए बहुत कठिन था। लेकिन मुझे उस समय समझ में आया कि फैमिली का जो इम्पोर्टेंस होता है ना, वो यूनिक होता है। मतलब मेरे घर में सब कोई मेरे साथ खड़ा हो गया। मेरे पापा मम्मी एकदम बोले हाँ अगर तुम रिज़ाइन करना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ तैयार हैं। मेरे 2 भाई हैं, एक रेलवेज़ को सर्व कर रहा है, एक बीएचयू से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। दोनों इतना मोटिवेटिंग रहे पूरी जर्नी में, जैसे उन्हें लगता था, मैं सच कहूँ तो मेरे 2 भाई और एक बहन, इन तीनों को मुझसे ज़्यादा मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मतलब मैं डरता था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन इन दोनों ने हमेशा मुझ पर कॉन्फिडेंस दिखाया और घर का मोटिवेशन मुझे हमेशा मिलता रहा। राइट सर। ओके, तो सर जैसे कि एग्ज़ाम्स जो जर्नी है आपकी काफ़ी हार्ड वर्किंग रही है, तो आपने कैसे स्टार्ट किया सिविल सर्विसेज में? जब आप आए कि क्या पढ़ना है या फिर कहाँ से आपने गाइडेंस लेना स्टार्ट? देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए ना मैं ऐसा इशारा करूंगा कि अगर कोई नया बिगिनर स्टार्ट करना चाहता है तो उसको भी हेल्प मिले, क्योंकि ये क्वेश्चन सबके मन में आता है जो स्टार्ट करना चाहते हैं। एक बार मैंने जो स्टार्ट की, मेरी जो स्ट्रेटजी थी ना कि मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे और सिलेबस मैच किया। तो मुझे लगा कि हाँ सिलेबस से क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि एवरीथिंग अंडर द सन इज़ द सिलेबस ऑफ यूपीएससी यूपीपीसीएस। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं है। ऐसा सिलेबस है, सिलेबस प्रॉपर डिफाइंड है आयोग द्वारा, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर का प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बुकलेट खरीदी। पहले तो करीब 15-20 दिन तक मैंने उसी पे सर्च ऑन किया। फिर मैंने एनसीईआरटी से स्टार्टिंग की। करीब 3-3.5 महीने क्लास 6 से लेकर 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटी जो जीएस की पार्ट है, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। इकोनॉमी तो 9 से स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट। तो इन सबको मैंने पढ़ा, इनके नोट्स बनाए, तब जाके मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पे पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लगा पहले बेस प्रिपेयर करें। हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, ह्यूमैनिटीज़ में आके एक्सेल करना थोड़ा टफ रहता है। तो मैं लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि पहले आप प्रीवियस ईयर देखें और पेपर का पैटर्न समझने की कोशिश करें और एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, स्टैंडर्ड बुक पे तब जाएं। ओके, तो सर नॉर्मली स्टूडेंट जब प्रिपरेशन में आते हैं तो और भी काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। कहीं ना कहीं वो सोच रहे होते हैं कि हमें कहाँ जाकर पढ़ना चाहिए, या फिर ऑनलाइन जाना चाहिए, ऑफलाइन जाना चाहिए। इस टाइम पे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, मेरी प्रिपरेशन भी ऑलमोस्ट कोविड में ही स्टार्ट हुई थी, तो क्लासेस तो उतना नहीं हो पाया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ना, हर पर्सन की अलग अलग प्रॉब्लम्स कंडीशंस होती हैं, वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकता है। कोचिंग्स एक गाइडेंस होती हैं, जैसे कि अगर आप सही दिशा में नहीं पहुंच पा रहे तो कोचिंग गाइड करके उसको पढ़ा देगी। कोचिंग आपके द्वारा खर्च किए गए समय को कम कर सकती है। कोई टीचर समझा देगा कोई चीज़, तो घर पे आप रिवाइज करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। खुद से कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो सकता है 2 दिन लग जाए। तो कोचिंग की मैं महत्व को एकदम हटा नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन चूँकि कोविड टाइम चल रहा था तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस ने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। मतलब प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल हैं उन्होंने भी बच्चों के प्रिपरेशन में इस समय अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। और थर्डली मैं कहना चाहता हूँ ना कि कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि खुद से पढ़ के सिलेक्शन नहीं हो सकता। मतलब ये एकदम मिथ है। राइट। मतलब मैं प्रिपेयर हमेशा कहूँगा ना कि खुद से पढ़ के प्रिपरेशन किया जा सकता है, अगर कोचिंग का गाइडेंस पॉसिबल है आपके लिए, मोनिटरली पॉसिबल है, लोकेशन वाइज पॉसिबल है तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज पूरा भरोसा रखिए, अकेले पढ़ के भी एग्ज़ाम को अच्छे रैंक के साथ क्लियर किया जा सकता है। ओके, सो सर आपने यूपीपीसीएस भी दिया और यूपीएससी दिया, तो इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शनल और मीडियम
चुनना होता है तो आपने क्या चुना? मेरा इंग्लिश मीडियम था, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, दोनों के लिए, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए। ओके, सो सोशियोलॉजी आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा आपकी इस जर्नी में, क्योंकि ऑप्शनल का काफ़ी अच्छा वेटेज होता है कहीं? ऑप्शनल के रिगार्डिंग मैं ऐसा कहना चाहता हूँ ना कि ऑप्शनल बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। मतलब ऑप्शनल या तो आपको बॉर्डर क्रॉस करा देगा या फिर बहुत नीचे ला के रख देगा। सोशियोलॉजी एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है। मेरा चूँकि इंटरेस्ट था सोसाइटी में, मुझे लगा ना कि अगर सिविल सोसाइटी को सर्व करने जाना है तो मैंने पहले सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है, तो कभी सोशल लाइफ के बारे में, सोसाइटी के बारे में पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट चुनता हूँ जिससे सोसाइटी के बारे में भी जान लूँगा, मेरा काम भी हो जाएगा पीसीएस और यूपीएससी का, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी को चुना। और मतलब यूपी पीसीएस का तो मार्किंग स्कोर आया है, एवरेज स्कोर है उसमें भी, और आई एम होपिंग कि यूपीएससी में भी ठीक अच्छा स्कोर आया होगा, डिसेंट स्कोर जितना कह सकते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी ने मुझे ओवरऑल समाज के प्रति एक दृष्टिकोण डेवलप करने में बहुत मदद किया। मेरी जर्नी सकारात्मक इसलिए रही क्योंकि मेरे दृष्टिकोण में बदलाव आया है। मतलब मैं अभी अपने आप को सिर्फ क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं मानता, मैं इसलिए भी अलग मानता हूँ कि ना मेरी जो मतलब मेरा समझ है किसी प्रॉब्लम के प्रति, किसी पर्टिकुलर जाति के प्रति, किसी पर्टिकुलर धर्म के प्रति, वो औरों से थोड़ा और सुधार हो गया है। मुझे आगे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में सोशियोलॉजी मेरे काफ़ी मदद करेगा। जी, ओके। सो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी माताजी चाहते थे कि आप एक ऑफिसर बने जो कि सिविल सर्विसेज में आकर, तो सर जब आपका एसडीएम के पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ होगा तो आपने अपने माताजी को या फिर पिताजी को कॉल किया होगा, तो उनका क्या रिएक्शन? माताजी उस समय पूजा पे बैठी हुई थी और पिताजी बाहर बरामदे में बैठ के न्यूज़ सुन रहे थे। तो मैंने बताया कि मम्मी सिलेक्शन हो गया है, तो मेरी वाइफ भी खड़ी थी वहीं पे, तो मम्मी के आंखों में एकदम आंसू हो गया, वो पूजा पे ही बैठी हुई थी, तो भगवान को थैंक यू बोलने लगी। फिर पापा आए, पापा को भी मालूम चल गया, तो मतलब पूरा घर में एक अजीब सा माहौल हो गया था। मतलब ऐसे कहना चाहूँगा ना कि हर व्यक्ति ये कोशिश करता है, मैंने तो हमेशा शुरू से कोशिश किया ना कि मेरे माँ बाप की आंख में हमेशा खुशी के आंसू आएँ, तो मैं उसका वजह रहूँ। मेरी वजह से हमेशा खुशी के आंसू ही आए, उनको हमेशा सम्मान ही मिले। मैंने पुरजोर कोशिश की पिछले 2 सालों में कि मैं इस पद पर सफल हो जाऊं, ताकि उनका जो डेडिकेशन था, मेरे ऊपर विश्वास था, वो बना रहे। ओके, तो सर अगर बात करें, जैसे कि आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, जैसे कि सीजीएल ये डिफरेंट तरीके का एग्ज़ाम हो जाता है, एसबीआई का भी एक अलग हो जाता है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से, तो सर कैसे मैनेज किया आपने और मतलब कि प्रिपरेशन को क्या स्ट्रेटजी बनाई? एक्चुअली देवेंद्र जी ना, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मतलब मैं जब कॉलेज में था तो कॉलेज से प्लेस्ड हो गया, 6-7 महीने प्राइवेट कंपनी थी, 6-7 महीने वहाँ जॉब किया, वहाँ से गवर्नमेंट जॉब सिंडिकेट बैंक में लग गया। उसके बाद 2018-19 तक मैंने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया, तो मैं पैटर्न से एकदम दूर था। जब मैं रिज़ाइन करके आया, बीच में कोविड का सिचुएशन हो गया, तो मैं कुछ एग्ज़ाम्स अपीयर करने लगा। हालांकि आपने बिल्कुल सही पूछा कि लोअर पीसीएस का पैटर्न एकदम अलग है, सीजीएल का पैटर्न एकदम अलग है, एसबीआई सर्कल ऑफिसर का पैटर्न एकदम अलग था, यूपी पीसीएस यूपीएससी आप जानते हैं कि एकदम अलग ही डायमेंशन मांगता है। बस मैं क्या कोशिश करता था ना कि जैसे कि सीजीएल लोअर पीसीएस के लिए कुछ मैथ्स और इंग्लिश चाहिए होता है ना, तो ये सब हमारे यूपी पीसीएस और यूपीएससी में भी सीसेट के पार्ट हैं, जो क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो मैं इनको वीकली 2 घंटे 3 घंटे पढ़ता था, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं टाइम दे पाता था, लेकिन वीक में संडे को रख लिया या सैटरडे रख लिया, मैं 2 घंटे 3 घंटे मैथ्स पढ़ता था, इंग्लिश पढ़ता था। चूँकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की थी, इसलिए सीजीएल के इंग्लिश में प्रॉब्लम कम हुई और मैथ के लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैथ के लिए मैं वीकली पढ़ना स्टार्ट कर चुका था। तो वो मुझे सीसेट में भी हेल्पफुल रहा और सीजीएल क्वालिफाई करने में भी हेल्पफुल रहा। तो मैंने टाइम मैनेज किया, सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस नोट डाउन करके और उनको टाइम देके। ओके, सो सर जैसे कि आपने सिलेबस वाइज देखा चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा वास्ट हो रहा है और फिर कैसे करें, तो उसको आपने कैसे स्लॉट वाइज कवर करना स्टार्ट किया? हाँ नहीं, वास्ट तो है सिलेबस, और ऊपर से जब मैं 2-4 एग्ज़ाम्स के फॉर्म भर देता था तो मुझे लगता था कि मेंटली बड़ा प्रेशर रहता था कि कैसे मैनेज करूँ। लेकिन कोशिश करता था ना कि दिन भर का जितना मैक्सिमम टाइम मैं पढ़ाई में दे सकता हूँ उतना टाइम दे सकूँ, और अपने साथ ईमानदार था मैं। मतलब उसको मैं ऐसे कहूँ ना कि मैंने कोटा में आईआईटी की प्रिपरेशन की है, मैंने 2 बार आईआईटी क्वालिफाई किया है 2009-10 में, तो 10 और 11 में। तो उसमें हमारे टीचर ने कहा था ना कि जब अगर आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन जब आप लौट के जाइएगा ना, तो कम से कम अपने आप को आईने में देख के कह सकें कि यार मैंने तो मेहनत की थी, नहीं हुआ बात अलग है। राइट सर। तो मैं वो हमेशा रोज़ अपने आप को याद दिलाता था
कि मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि उसका सिलेक्शन होगा। मैं तो सिर्फ 2 सालों में दोनों यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों में सिलेक्ट होने मतलब ऑलमोस्ट पा गया हूँ, यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है ना, किसी को नहीं पता होता कि सिलेक्शन कितना अनसर्टेन है, कितना टाइम टेकिंग है। लेकिन मेरे मन में ये जज्बा था ना कि यार मैं आईने में देख के हमेशा ये कहूँगा ना कि मैंने मेहनत पूरी की थी, बाकी क्या होता। उस बात को जस्टिफाई करने के लिए ना मैं दिन में जितना मैक्सिमम आवर हो सकता था उतना मैक्सिमम पढ़ता था। इसी तरह मैं लगता है मुझे कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर पाया हूँ। ओके, सो सर प्रीलिम्स को लेकर आप खास तौर पर क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते थे, या फिर जैसे 2-3 महीने पहले होता है प्रीलिम्स के एकदम लग जाना, तो वो क्या करते थे? ये अच्छा क्वेश्चन आपका। प्रीलिम्स और मेंस दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। देखिए क्या है ना कि प्रीलिम्स बोलता है, मेरे ओपिनियन में मतलब हर आदमी का अलग अलग है। मुझे जो लगता है ना, प्रीलिम्स आपसे मोर डायमेंशन चाहता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहता है, लेकिन मेंस आपसे डेप्थ में इन्फॉर्मेशन चाहता है। तो मुझे लगता है ना कि आप एक करंट अफेयर बुक की जगह 2 करंट अफेयर बुक पढ़िए, एक टेस्ट सीरीज की तरह 2 टेस्ट सीरीज लगाइए। प्रीलिम्स में सफल होने का तरीका एक मुझे यही लगता है, इस मतलब एक प्रीलिम्स के डेट से करीब 2-3 महीने पहले आप अपने आप को शिफ्ट कर लीजिए प्रीलिम्स ओरिएंटेड एग्जाम्स पे। तब आप राइटिंग प्रैक्टिस हो सकता है छोड़ दीजिए, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अप्लाई कीजिए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मेंस के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ ना, मेंस के लिए आप एक ही मैगजीन पढ़िए, लेकिन बार बार पढ़िए। मेंस के लिए आप सेल्फ मेड नोट्स बनाइए, मतलब खुद से बनाए, क्योंकि लास्ट टाइम में ना मतलब जो लोग यूपीएससी, जो लोग भी मेंस अपियर किए होंगे जानते होंगे ना, सिर्फ 2 घंटे का गैप रहता है 2 पेपर्स के बीच में। दोनों पेपर 250 नंबर, 200 नंबर यूपीपीसीएस में, 250 आईएएस में। तो रिवीजन करने के लिए 1 घंटा नहीं बचता। तो मुझे लगता है कि आपका सेल्फ मेड नोट्स नहीं रहेगा तो ही आप कुछ रिवाइज कर पाओगे। अदरवाइज सिलेबस तो देखिए एक पेपर में कई सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेंस के लिए आप अपने सेल्फ मेड नोट्स पे रिलाई कीजिए और प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज पे रिलाई कीजिए। बाकी देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको दोनों के लिए इक्वली लेना पड़ेगा। राइट सर, आपने मेंस के लिए भी बता दिया। सर अब बात आती है इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्रिपरेशन का, तो उसको कैसे सर आप करते हैं? देखिए मतलब अभी तो मैं शायद उसी कंडीशन में नहीं हूँ। यूपीएससी का तो इंटरव्यू में अपियर करने जा रहा हूँ, तभी उसी आया हूँ दिल्ली में, लेकिन यूपीपीसीएस का दिया हुआ है। इंटरव्यू आयोग ना क्लियर लिख के देता है इंटरव्यू में हम क्या क्या देखते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आयोग में जो मेंबर बैठते हैं वो उसको फॉलो करते होंगे। वो आयोग कहता है कि हमें मेंटल अलर्टनेस चेक करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस चेक करना है, ऐसे कई चीज़ें हैं चेक करना है। मुझे लगता है ना कि बी ट्रू टू योर सेल्फ, ईमानदार रहिए। क्वेश्चन आना ना आना, देखिए प्रीलिम्स और मेंस जिस व्यक्ति ने मतलब क्वालिफाई किया है उसको बेसिक समझ है सारे सब्जेक्ट्स की, सारे डिपार्टमेंट्स की, तो उसके इंटरव्यू में फेल होने के चांसेस तब उठते हैं जब वो पर्सनालिटी डिफर करता है उसका। तो मुझे लगता है ना कि अपनी पर्सनालिटी के साथ एकदम ट्रू रहिए, ईमानदार रहिए, हम्बल रहिए। आप जाके उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोई कंपटीशन नहीं है कि मतलब हर क्वेश्चन का आंसर देना है। मतलब मैंने देखा अभी कुछ 1-2 जगह मॉक इंटरव्यू में लगता है कभी ना कि जैसे वो चाह रहे हैं कि कंपटीशन सा है कि नहीं क्वेश्चन का आंसर देना है, आउट स्मार्ट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मन से सिंपली आंसर जानते हैं तो बताइए, नहीं जानते तो रिस्पेक्टफुली कहिए कि सर मुझे नहीं पता, मैं जाके पढ़ूंगा। हमारे और उनके अगर उनका क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस देखा जाए तो 200 साल होता है, मेरी ये 27-28 साल है, तो हम कोई तुलना ही नहीं है। तो मुझे लगता है ना ईमानदार रहिए अपनी पर्सनालिटी के साथ, वो ज़्यादा मदद करेगा सिलेक्शन में। ओके, सो सर जैसे कि आपने यूपीपीसीएस, यूपीएससी ये सब एग्ज़ाम्स निकाले हैं और यूपीएससी के लिए आप अपेयर भी हो रहे हो, तो सर क्या लगता है कि आपको जब एसडीएम आप बनने का सोचा है, फिर अभी आप एसडीएम बन गए हो, या सोचा होगा कि मैं जॉब में आकर ये सर्विसेज करूँगा या फिर ये इस काम को डेवलपमेंट पे ले जाना है, तो वो बताइए सर। देखिए मैं मिर्ज़ापुर से आता हूँ बेसिकली, मैं पूर्वांचल का एक हिस्सा है। 2-3 चीज़ों पे मैं फोकस करूँगा जो चीज़ें मैंने वहाँ प्रॉब्लम्स देखी हैं। एक तो मैंने किसानों की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी, मेरे फादर खुद किसान हैं, तो मुझे किसानों की प्रॉब्लम अंदर से पता है। मतलब हो सकता है कोई बुक से पढ़ता हो, लेकिन मुझे अंदर से पता है। मुझे मंडी की प्रॉब्लम अंदर से पता है, मुझे जो बीच में मिडल मैन होते हैं, आड़तिया होते हैं, उनकी प्रॉब्लम अंदर से पता है। तो मैं कोशिश करूँगा ना कि मैं उसको थोड़ा दूर कर सकूँ। अच्छा, एक दूसरा मेरा एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करूँगा। प्राइमरी स्कूल्स की कंडीशन, मतलब मैं मिर्ज़ापुर में कभी कभी घूमता हूँ ना, जो मिर्ज़ापुर ही विजिट किया हूँ, तो मैं उसको बता सकता हूँ। प्राइमरी स्कूल की कंडीशन बड़ी अजीब है। मतलब पेड़ पौधे उग गए हैं बीच में, किस तरह की साफ़ सफाई नहीं, थोड़ा सा यूरिनल अलग नहीं है लेडीज और जेंट्स का। तो मुझे लगता है कि मैं उस पर थोड़ा फोकस करूँगा। तीसरा, मैं लड़कियों की शिक्षा पर थोड़ा फोकस करूँगा। अब जो समाज नया आने वाला है, मुझे जो लगता है, मतलब और डीप टर्म में देखें तो हमारे पास अगले 25
30 साल तक विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या होगी पूरे वर्ल्ड में, भारत में। तो आप समझिए कि अब जो समाज आने वाला है ना, कि अगर आप देखेंगे कि लड़कियों को पीछे करके सिर्फ एक पहिए पे समाज की दिशा तय की जाए तो बहुत कठिन रहेगा। राइट सर। तो मेरा मानना है ना कि लड़कियों की शिक्षा पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। तो मैं ये 2-3 चीज़ें पॉइंट वाइज ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ओके, जो सर अब आप बताते हैं आपकी स्टडी के पोर्शन पे, तो सर आप करंट अफेयर्स के लिए खास तौर पे क्या करते थे सर? मैं करंट अफेयर के लिए 2 मैगजीन पढ़ता था, अगर आप कहें तो मैं उनका। हाँ, एक्चुअली एक तो मैं विजन आईएएस का पढ़ता था, एक मैं इनसाइट्स आईएएस का पढ़ता था। इनसाइट्स आईएएस डेट वाइज देता है और विजन आईएएस मंथली कंपाइलेशन देता है, और बाद में इनसाइट्स का मंथली कंपाइलेशन भी आता है। इन दोनों को मैंने पढ़ा था। इंग्लिश मीडियम के लिए मुझे ये दोनों ठीक लगे थे, और इसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ता था मैं इंटरव्यू के लिए 2 पेपर न्यूज़पेपर पढ़ता था, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, और इससे पहले मैं सिर्फ द हिंदू पढ़ता था केवल। लेकिन जब इंटरव्यू जाना था तो मैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों पेपर पढ़ता था। बाकी मेंस तक मैं सिर्फ एक पेपर पढ़ता था। ये मेरे बुक्स मटेरियल थे। बाकी बुक लिस्ट तो जैसे कॉमन है। प्रीलिम्स के लिए अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो एम लक्ष्मीकांत से बढ़िया अभी बुक मार्केट में मेरे हिसाब से तो नहीं आई है, हो सकती हो कोई, मुझे नहीं पता है। और स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एनवायरमेंट आप पढ़ सकते हैं शंकर आईएएस से। इस मतलब इकोनॉमी आप पढ़ सकते हैं रमेश सिंह सर की बुक से। इस तरह बुक लिस्ट तो मतलब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को पता होगी। जो मेरी थी वो भी मैंने बता दी। एटलस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हैं जीसी लियोंग से और एनसीईआरटी से। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि न्यूज़पेपर और उसमें मैगजीन्स में आप सेलेक्टिव रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ढेर अगर रूम पे ला लेंगे ना तो मुझे लगता है कठिनाई होगी। तो इन्हीं 2 मैगजीन्स पे मैं रिलाई कर रहा था और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया सिलेक्शन में एक्चुअली। ओके, और आंसर राइटिंग के लिए खास तौर पे आप क्या करते थे? मैंने बहुत कम आंसर राइटिंग की है, मतलब मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं एक्चुअली एक बुक भी राइट कर रहा हूँ, बुक भी लिख रहा हूँ, तो वो भी मिडल में हूँ। तो स्टार्टिंग से थोड़ा सा इंग्लिश वोकैब ठीक था, मतलब कर सकते हैं कि हाँ थोड़ा ठीक था, ज़्यादा बेहतर तो नहीं। लेकिन मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद मेंस में AIS में टेस्ट सीरीज किया था। सोशलॉजी ऑप्शनल का भी किया था और मेंस का भी किया था। तो मैं यूपीएससी का ही किया था। तो करीब मैंने टोटल 8, 6, 14, 15 टेस्ट लिखे हैं सोशलॉजी और मेंस मिला के। इतने टेस्ट में मैंने पीसीएस भी दिया है, आईएएस भी दिया है। तो प्रॉपर टेस्ट सीरीज मैंने जो लिखा है 3 घंटे बैठ के, वो यही दोनों हैं, मतलब ध्येय का ही है। ओके, और भी कोई ऐसे टिप्स हों जो आप स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हो जो प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल? हाँ, मतलब एक मेरे मन में है, मतलब मैं आपको बताऊं तो मैं अभी हाल ही में मुखर्जी नगर आया हुआ हूँ। तो दिल्ली में चूँकि इंटरव्यू था तो मैं मुखर्जी नगर, हमारे फ्रेंड हैं तो मैं उन्हीं के पास आ गया। मैंने जो देखा मुखर्जी नगर में ना, इससे मेरे मन में मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आपके द्वारा स्टूडेंटों के प्लेटफॉर्म से सारे व्यूअर्स तक पहुँचे। बुक्स का ढेर लगाने से थोड़ा बचिए। मतलब मैं अगर कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं इतनी ढेर सारे बुक्स देख के डर जाता हूँ कभी कभी। मतलब किसी के रूम पे जाता हूँ तो मैं पर्सनली बताऊँ मैं डर जाता हूँ। बुक्स ढेर लगाने से बचिए। आप 10 दिन लीजिए पूरा प्रॉपर प्लानिंग के लिए कि आप एक सब्जेक्ट की कौन सी बुक पढ़ेंगे। आप मेरा ना मानिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा मानिए, किसी और सीनियर का मांगिए, किसी टीचर से पूछ लीजिए, लेकिन 1 या 2 बुक्स पर ही रिलाई कीजिए। देखिए क्या है ना, अब जो पेपर हो रहा है यूपीएससी या यूपीपीएससी का, मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ ना, वो है करंट ओरिएंटेड। अगर कोई इस बात को कहना चाहता है कि अभी भी वो पेपर स्टैटिक है या फिर 1990s की तरह है, 2005 की तरह है, तो सॉरी, आई बेग टू डिफर। मैं एकदम अलग व्यू रखता हूँ। अब पेपर करंट ओरिएंटेड आ रहा है तो आपको न्यूज़पेपर पर ज़्यादा टाइम देना है। आप न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल्स लिखेंगे। अब जैसे देखिए ना, मैं ये पेपर ले रहा हूँ, अभी ये जीएसटी कलेक्शन डीप इन अगस्त, ऐसा पेपर कल का है, 2 सितंबर का है ना। अगर अभी कोई इंटरव्यू मतलब कोई मेंस लिखना हो मुझे, मैं ऐसा लिख दूं कि गवर्नमेंट ने प्रॉपरली न्यूज़पेपर में निकला है, गवर्नमेंट ने डेटा निकाला है कि अगस्त में जुलाई की अपेक्षा, हाँ जुलाई की अपेक्षा अगस्त में जीएसटी हमारा कलेक्शन कम हुआ है। तो इसको मतलब एक ऑथराइजेशन मिलता है कि हाँ मतलब आपने न्यूज़पेपर की बात को कवर किया। अब हो सकता है ना कि करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते ये चीज़ आपको मिस हो जाए। करंट अफेयर में कई चीज़ पढ़ना होता है ना, पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, एनवायरमेंट पढ़ना है। तो मैं कहना चाहूँगा ना कि न्यूज़पेपर को अपने प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाए रखिए पूरे प्रिपरेशन के दौरान। ओके, जो सर कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में मेंटल सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत होती है, और कहीं ना कहीं हॉबीज़ आपकी क्या रही हैं सर? हॉबीज़ तो मेरी स्विमिंग है, जो कि मतलब मुमकिन नहीं थी पिछले 2-3 सालों से, तो मैं स्विमिंग नहीं कर पा रहा था। तो मैं एक्चुअली गंगा के बगल में मेरा घर है, तो मैं वहीं सीखा भी हूँ। तो स्विमिंग मेरी हॉबी है, लेकिन उसे मैं परस्यू नहीं कर पा रहा था कुछ दिनों से। तो और मेंटल सपोर्ट की जो आपने बात कही ना, देखिए इस तैयारी के दौरान
हर बार बार रोज़ आपको ये चीज़ लगेगा ना कि यार मैं हार जाऊंगा, नहीं होगा। ये फेज क्लियर है। मतलब मैं कहूँ या मुझसे पहले बहुत लोगों ने कहा, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना, ऐसे मैंने भी बहुत इंटरव्यू आपके प्लेटफॉर्म से देखा है, आपको बिलीव नहीं होगा तो मैं भी देखता हूँ। तो मैं क्लियरली कहूँ, किसी तरह का कोई कॉन्फिडेंस के साथ मैं नहीं कहना चाहता। हर आदमी बार बार फेल हुआ है, मैं इस बात को एकदम एक्सेप्ट करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ ना, जब फेल होइएगा तो ये सोचिएगा ना, बस इतनी चीज़ का मोटिवेशन लीजिएगा ना कि क्यों आखिर स्टार्ट किया था आपने। तो कोई ट्रिगरिंग पॉइंट रहा होगा ना, क्यों स्टार्ट किया था अपनी जर्नी। नहीं तो आप जाते कॉर्पोरेट में काम करते या फिर कहीं और सर्विस करते, मतलब कंट्री को कंट्रीब्यूट करने के लिए तो आप कहीं कहीं किसी तरफ से कर सकते हैं। मुझे लगता है स्वीपर कंट्रीब्यूट कर रहा है, मुझे लग रहा है टीचर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं तो आप जब भी कभी डीमोटिवेट होइएगा, टूटिएगा, तो आप बस ये सोचिएगा ना कि आखिर शुरू क्यों किया था, किस जज्बे से मैंने शुरू किया था। मुझे लगता है शायद ये आपको फिर से मोटिवेट करेगा। ओके, सो आप एवरेज कितने घंटे पढ़ते थे? आपने जैसे बताया फिक्स तो नहीं था, बट एक होता है कि हाँ इतना पढ़ना है, फिर कितना टारगेट करते थे? मैं आपको बताऊं, मैं एवरेज 7 to 8 आवर पर डे पढ़ाई किया हूँ। 2019 जब से स्टार्ट किया तब से, उससे ज़्यादा हुआ होगा, उससे कम नहीं हुआ होगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरा मॉर्निंग का एक स्लॉट 9 से 12 का फिक्स है। तो मैं 12 बजे से पहले ही 3 घंटे पढ़ के कंप्लीट कर चुका रहता हूँ। फिर मुझे दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे में जितना मैक्सिमम टाइम मिले। तो मैंने सिर्फ आपको 7-8 बताया, क्योंकि उससे ज़्यादा बताना मतलब हमेशा उससे पॉसिबल हो। मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ ना व्यूअर्स के लिए कि मैं सेल्फ स्टडी चाहता हूँ कि आप 7 से 8 घंटे पढ़ें। क्लास की स्टडी, कोचिंग जाना, वो इसमें मैं काउंट नहीं करूँगा। ओके, सो सर लास्ट में आपका कोई मैसेज रहेगा जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं? देखिए, मेरा मैसेज ये है कि अभी कोविड में तो सबसे पहले अपने हेल्थ का ख्याल रखें। और हमारे ख्याल से नोटिफिकेशन मैं देख रहा था, शायद क्लासेस खुल भी रही हैं हर जगह, कोचिंग स्टार्ट भी हो रहे हैं। आप भी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, आइए मन लगा के पढ़िए, डाइवर्ट मत होइए। एक न एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। मतलब मैं क्लियरली इस बात को मैं एश्योर कर सकता हूँ कि मेरी वही बात याद रखिएगा ना कि अपने आप को आईने में देख के, मतलब 2 साल 3 साल प्रिपरेशन के बाद अगर आप अपने आप को आईने में देख के खुद से ही कह सकते हैं कि यार मैंने मेहनत तो की थी, सिलेक्शन नहीं हुआ, दैट इज़ अनदर मैटर, राइट, तो मैं तब आप मुझसे मिलिएगा ना तो मैं कहूँगा कि नहीं यार तुम्हारे साथ गलत हुआ है। अदरवाइज अगर आपने खुद से बेईमानी की, किसी और को रिपोर्ट नहीं करना है, ना तो माँ बाप को एक्सप्लेन करना है, ना तो किसी को एक्सप्लेन नहीं करना कि मैं हारा हूँ या जीता हूँ। सेल्फ को, खुद को मिरर में खड़े होकर एक्सप्लेन कीजिएगा, खुद से कहिएगा कि मैं जीता हूँ या हारा हूँ। अगर आपने मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मैं हार्ड वर्क की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं बस एक लाइन में मैसेज देना चाहूँगा अपना, किताबें किस्मत बदलती हैं। मतलब मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ, मेरा यही टैगलाइन हमेशा से रहा, शुरू से, किताबें किस्मत बदलती हैं। मैं IIT क्वालिफाई किया, फिर सिंडिकेट बैंक क्वालिफाई किया, फिर कुछ एग्ज़ाम से इधर क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचा। तो मुझे किताबों पे पूरा भरोसा है। आप इनको रिस्पेक्ट देंगे ना तो ये आपको रिस्पेक्ट लेने योग्य बना देंगी समाज में। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा सर ने आपको डिटेल में अपनी जर्नी शेयर की, साथ में आपको मोटिवेट भी किया। और जैसा कि आपने देखा कि सर ने कितने सारे एग्ज़ाम निकाल रखे हैं। सर ने बताया कि आपको किताबों को या किताबों के प्रति आपको लगनशील रहना है, किताबों के भरोसे ही सब एग्ज़ाम्स क्लियर होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।